नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत चंपावत की खबर के साथ करेंगे, जहां सीमांत टनकपुर क्षेत्र के छीनी गोट गांव से लगे जंगल के पास सुरक्षा तार बाड़ में गुलदार फंस गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू किया। इस दौरान फंसे हुए गुलदार को देखने के लिए लोगों का मजमा लगा है। तो देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये गुलदार फंस गया। गुलदार को रेस्क्यू करने के लिए वन महकमा पहुंचा और इस दौरान गुलदार को देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। टनकपुर क्षेत्र के छीनी गोट गांव का ये मामला है। और हरिद्वार के भेल क्षेत्र का काफी हिस्सा राजाजी टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है और यहां आए दिन जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। टिहरी स्थित कॉलोनी में एक सांभर के आने से हड़कंप मच गया। सांभर कॉलोनी की सड़कों पर काफी देर तक घूमता रहा, जिसके बाद राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगलों में वापस चला गया। स्थानीय बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने कहा कि मामले को लेकर वो वन विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे, जिससे जंगली जानवरों को रिहायशी इलाकों में आने से रोका जाए। किनारे किनारे वन विभाग ने दीवार बना दी है। कुछ जगह बीएचएल ने भी दीवार बनाई है, लेकिन उस दीवार के बीच में भी कई जगह ग्रामीणों ने ही या आसपास की बस्तियों के लोगों ने दीवारों को तोड़ के रास्ते बना दिए हैं। उन्हीं से संभवतः ये जंगली जानवर इधर आ रहे हैं। तो मैं जल्दी विभागीय अधिकारियों से बात करूँगा ताकि वो इसकी रोकथाम करें। तो देखिए, रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर आने की वजह से लोगों में जरूर दहशत का माहौल है, क्योंकि आए दिन उनकी कॉलोनी में जंगली जानवर घूमते हुए नजर आ जाते हैं। अब कॉलोनी में एक सांभर घुस आया जो जहां तहां घूमता हुआ नजर आया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चंपावत और हरिद्वार। चंपावत में जहां एक गुलदार तार बाड़ में फंसा हुआ नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार की अगर बात कर लें तो यहां कॉलोनी में ही एक सांभर घुस आया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत पैदा हो गई। और इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालय विधेयक लौटा दिया। पिछले सत्र में विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ था। राज्यपाल की मंजूरी के लिए इसे भेजा गया था। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटा दिया है। तो पिछले सत्र में ये विधेयक पारित किया गया था और आगे की तमाम औपचारिकताओं के लिए राज्यपाल के पास ये विधेयक भेजा गया था और ये विधेयक राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने लौटा दिया है। पुनर्विचार के लिए ये विधेयक लौटा दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर देहरादून से आपको बता रही हैं। राज्य विश्वविद्यालय विधेयक राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है। अजीत राठी, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से लाइव। अजीत, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये विधानसभा सत्र में पारित हुआ विधेयक जो कि राज्यपाल के पास था, कौन सी ऐसी आपत्ति है राज्यपाल को जिनको आधार बनाकर ये विधेयक लौटाया गया है और पुनर्विचार के लिए कहा गया है? प्राची, देखिए, समय समय पर हम तमाम ऐसी खबरों को दिखाते और देखते आए हैं कि जब अधिकारों की लड़ाई हो और सरकार अपने अधिकार बढ़ाने की तरफ अग्रसर हो, वो उसका केवल ये मंतव्य रहता है कि राजभवन से कुछ शक्तियां और शासन को मिल जाए और अपने हिसाब से कुलपति का चयन किया जाए। तो जो पिछले सत्र में एक राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पास किया गया था, उसमें बहुत सारी इन्होंने तब्दीलियां कर दी थी और वो एक अम्ब्रेला एक्ट की तरह से लाया गया था कि सभी विश्वविद्यालयों पर वो एक्ट लागू होगा। लेकिन उसमें कुल 7 आपत्ति राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने लगाकर लौटाई हैं। और ख़ास बात यह है कि पिछले सत्र में वो पारित हुआ वो विधेयक राजभवन ने ऐसे टाइम लौटाया जब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, मतलब सोमवार से अगला सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष इस मामले को अपना एक बड़ा मुद्दा भी बना सकता है और इसमें मैं जो 7 बिंदुओं का जो जिक्र राज्यपाल महोदय ने किया है, तो मैं उन पर 2-3 जो मुख्य, जो खास तौर पर जो बिंदु हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। एक तो कुलपति के जो चयन की प्रक्रिया है, उसमें राज्यपाल के अधिकारों को सीमित करने की बात है जी। उसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से उस पैनल, जो सर्च पैनल जो 3 नाम देगा, उनमें से भी किसी एक को नहीं कर सकते। सरकार जैसा चाहेगी, सरकार के पास ये अधिकार आ गया है। दूसरा एक अधिकार उन्होंने बताया कि जो कॉलेजेज होते हैं, उनमें एक ये बताया जाता है कि उनकी संबद्धता, उनको एफिलिएशन देने का जो मामला होता है वो कार्य परिषद करती है। तो उसमें कुछ क्लियर नहीं है कार्य परिषद करेगी या कुलपति व्यक्तिगत तौर पर अपने हस्ताक्षर से एक पत्र पर कर देंगे। और तीसरा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो सिफारिशें हैं, उसमें एक जो शिक्षकों की अहर्ता है
जो कर्मचारियों की हड़ता है, नियुक्ति का जो मामला है, उसको भी राज्यपाल ने पाया कि ये जो विधेयक बना है, ये ऐसा लग रहा है कि केंद्र के कानून को वायलेट करने का एक प्रयास कर रहा है। और राज्यपाल ने एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है कि राज्य की विधायिका केंद्र की विधायिका से ऊपर नहीं है। केंद्र में जो कानून बने हैं उनको आप वायलेट नहीं कर सकते, उनको ओवररूल नहीं कर सकते। तो इस तरह की 7 आपत्तियां राज्यपाल ने लगाकर ये शासन को लौटा दिया है। और प्राची, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता देता हूं, उत्तराखंड में पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार भी भाजपा की राज्यपाल सरकार के दौरान ये सब हुआ था। बीएल जोशी यहाँ गवर्नर थे और बीएल जोशी गवर्नर थे तो उन्होंने इस बार ऐसे ही एक विधेयक को लौटा दिया था जिसमें कुलपति के चयन के अधिकार को राज्य ने अपने पास ले लिया था। जी प्राची। बिल्कुल अजीत, ऐसे में एक और अहम सवाल है, वो ये है कि एक तरफ सरकार का जो ये विधेयक है वो वापस हो गया है और विधानसभा सत्र से ठीक एक दिन पहले राज्यपाल ने इसे वापस किया है। तो कहीं ना कहीं अजीत, विपक्ष को जो पहले से ही तमाम तरीके के आरोप लगाता आया है सरकार पर, कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका मिल गया है विधानसभा सत्र से ठीक एक दिन पहले सरकार को घेरने के लिए। प्राची, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं, किसी भी मीडिया हाउस के पास ये फैक्ट नहीं होगा। जब वो विधेयक लाया गया था, भाजपा की सरकार थी और नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत थे, उस समय कांग्रेस में होते थे, तो नेता प्रतिपक्ष ने उस विधेयक के विरोध में सबसे ज्यादा हंगामा किया था। और नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत ने इतना आंदोलन कर दिया था कि राज्य को बहुत विवश कर दिया था कि पीछे कदम हटाए। हालांकि राज्य ने नहीं हटाए, वो राज्यपाल ने उसको लौटा दिया। तो अब वही हरक सिंह रावत जो लीडर अपोजिशन हुआ करते थे उस वक्त, जब पहले एक प्रयास हुआ था 10 साल पहले, आज वो कैबिनेट मंत्री हैं। उन्हीं की कैबिनेट में ये पास होकर गया है और वही उसी तरह के विधेयक को, उसी तर्ज पर बने हुए विधेयक को पारित करने में सदन में उनके साथ भी रहे। और उस समय विरोध करने वालों में यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, तमाम लोग थे। तो आज वही हैं जो इस तरफ खड़े हैं, राज्य में खड़े हैं, राज्य सरकार के पास खड़े हैं। उन्होंने उस तरह का विधेयक पारित किया और वो अब खामोश है। ये एक बड़ी बात है। यही सियासत कही जाएगी कि जब सरकार में होते हैं तो वही बात अच्छी लगने लगती है और जब विपक्ष में होते हैं तो वो बात गले से उतरती हुई नहीं दिखती है। अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब खबर देहरादून से ही है। आज सर्वदलीय बैठक होनी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर ये बैठक होनी है। विधानसभा में दोपहर 3 बजे बैठक का आयोजन होगा। 3 दिन का ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और इससे ठीक पहले अब ये सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। शीतकालीन सत्र को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष भी तैयार है। साथ ही कोरोना काल के दौरान तमाम नियमों का भी पालन किया जाएगा। विधानसभा सत्र 21 से 23 दिसंबर तक चलेगा, यानी कुल 3 दिन का ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। और चूंकि कल शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, इसलिए आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बने हुए हैं लगातार। अजीत, देखिए, विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, आज भी सर्वदलीय बैठक है, तो क्या कुछ अहम इस बैठक में रहेगा? प्राची, देखिए, हमारी संसदीय परंपराओं में एक चीज शुमार होती है। जब भी विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सत्र शुरू होता है, कोई भी ऐसा सदन जो आहुत किया जाना है, उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की एक परंपरा होती है। जो स्पीकर होते हैं तो वो सभी दलों के एक प्रतिनिधि को बुलाकर, जो दल का नेता होता है उनको बुलाकर, ताकि समन्वय के साथ इस हाउस को बहुत सुचारू तरीके से चलाया जा सके। जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के लिए ज्यादा समय दिया जा सके और जो विधायक लोग हैं अपने क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को, ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को सदन के पटल पर रख सके ताकि उनका समाधान हो सके। सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई जाती है। तो इसीलिए ये 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इसके ठीक बाद इसी दौरान बैक टू बैक 2 बैठकें और होंगी। एक कार्यमंत्रणा की बैठक होती है। कार्यमंत्रणा की बैठक एक ये तय होता है, कार्यमंत्रणा की बैठक में उसके अध्यक्ष भी स्पीकर होते हैं और नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष और जितने भी दलों के यहाँ विधायक होते हैं उनके सभी के दल के नेता उसमें मेंबर होते हैं। कार्यमंत्रणा की जो समिति होती है वो एक बिजनेस पास करती है कि सदन में इस बार कितने विधेयक रखे जाने हैं, कितने अनुपूरक क्वेश्चन हैं, कितने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हैं, तो उनको किस तरह से रखा जाना है, कैसे बिजनेस हाउस के भीतर रखा जाना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बनाकर सदन को सुचारू रूप से चलाना है। तो वो भी एक बैठक होगी और कार्यमंत्रणा की जो समिति होती है वो जो भी एजेंडा फिक्स करती है सदन के भीतर उसी एजेंडे पर विधानसभा में काम होता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत। बढ़ते आगे, खबर अगली देहरादून से ही है, जहां पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। वांछित अपराधियों को लेकर ये पुलिस
जा रही थी। बिहार से 2 शातिर अपराधियों को पुलिस लेकर आ रही थी। बरेली के पास देर रात ये हादसा हुआ है। एक एसआई और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो बिहार से 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ला रही थी और इसी बीच ये जो गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बरेली के पास देर रात ये हादसा हुआ है। एक एसआई और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहे। यहां मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि बीते 20 सालों में उत्तराखंड की शिक्षा में सुधार नहीं हो पाया। उन्होंने प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में करीब 200 प्रिंसिपल और शिक्षकों के साथ उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेकर संवाद किया। सिसोदिया ने कहा कि बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार इन प्रमुख मुद्दों पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। वहीं सिसोदिया ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सरकार को चैलेंज करते हैं कि सरकार उत्तराखंड में अपने 5 बड़े कामों को बताए। हम हिंदुस्तान के ही लोग नहीं, लोग कह रहे हैं कि साहब अगर केजरीवाल जी केवल 5 साल में सरकार में रह के दिल्ली में अगर सरकारी स्कूलों को यहां तक ला सकते हैं कि वहां से बच्चे अब नीट और जेईई की परीक्षाएं दे रहे हैं। एक स्कूल से, कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां 3-3, 4-4 पर एक स्कूल से 5 बच्चे सीधे आईआईटी में जा सकते हैं केवल 5 साल के मेहनत से। तो हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य बनने के 20 साल बाद ऐसा क्यों नहीं हुआ? 20 साल बाद तक भी एक भी सरकारी स्कूल से ऐसी स्थिति क्यों नहीं हुई? अगर दिल्ली में बिजली 70%, 80% लोगों को फ्री मिल सकती है और सबसे सस्ती बिजली मिल सकती है, 24 घंटे मिल सकती है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं मिल सकती? बढ़ते आगे बात पिथौरागढ़ की, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। इलाज के लिए हल्द्वानी ले जाया जा रहा था। अल्मोड़ा जाते वक्त रास्ते में ही बुजुर्ग की मौत हो गई। जिले में अब तक कुल 37 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पिथौरागढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब एक और मौत के बाद हड़कंप मच गया है, चिंता बढ़ गई है। दरअसल बुजुर्ग को कोरोना हुआ था और उसे इलाज के लिए अल्मोड़ा ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। अगर अब तक की बात करें तो जिले में अब तक कुल 37 मौतें हो चुकी हैं। हरिद्वार में दवाइयों की अनियमितताओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने ग्राम रावली, महदूद, रामधाम और ब्रह्मापुरी में कई मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस और वहां रखी दवाइयों की भी जांच की गई। आज रावली, महदूद और रानीपुर मोड़ पे जो मेडिकल स्टोर हैं उनको चेक किया जा रहा है। जैसा कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि जो भी नार्कोटिक सब्सटेंसेज हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग, उनका मिसयूज हो रहा है, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे दी जा रही हैं। उसी के चलते सारे मेडिकल स्टोर वालों को ये सख्त हिदायतें दी जा रही हैं मेरे द्वारा कि वो लोग सारी दवाइयाँ जो हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन पे ही देंगे और उनका स्टॉक मेंटेन करेंगे और कैमरे लगाएंगे ताकि समय समय पर जाके मैं चेक कर सकूँ उस चीज़ को कि उनके द्वारा दवाइयाँ किस टाइप से दी जा रही है। उधर काशीपुर में वायु प्रदूषण को मापने के लिए काशीपुर नगर क्षेत्र में 5 जगहों पर वायु मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। देवभूमि में साल दर साल बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्य योजना तैयार की है। योजना के पहले चरण में काशीपुर, ऋषिकेश और देहरादून को शामिल किया गया है। इनमें प्रदूषण की स्थिति अन्य शहरों की तुलना में ज्यादा खराब है। भारत की एक प्रतिष्ठित संस्था द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह काम दिया है और उन्होंने आज काशीपुर शहर में 5 स्टेशन पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का काम प्रारंभ कर दिया है। यह एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग पूरे साल 3 सीजन्स में की जाएगी और प्रत्येक सीजन में 30 दिन की मॉनिटरिंग होगी, अर्थात पूरे साल में 90 दिन की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे हमें यह पता चलेगा कि अलग अलग समय में अर्थात अलग अलग सीजन्स में कितना वायु प्रदूषण आ रहा है और किस सोर्स से आ रहा है। निश्चित मंगलौर क्षेत्र में गंग नहर से निकलने वाली माइनर टूटने से कई किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि गंग नहर से निकलने वाली माइनर से किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ये माइनर दीवार टूट गई। दीवार टूटने से किसानों के खेतों में पानी भर गया, जिससे सभी खेत तालाब में तब्दील हो गए। हम ये तय कर रहे हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिंचाई विभाग की तरफ से क्या क्षतिपूर्ति की जा सकती है और सरकार की तरफ से जो किसानों को क्षति हुई है उसको किस तरह से कॉम्पनसेट किया जा रहा है। ये सारी कार्रवाई किए जा रहे हैं।
तो इस पे जांच की जा रही है और अगर ऐसा पाया जाता है कि जेई ने पैसे लिए हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी कानूनी कार्रवाई संभव है वो किया जाएगा। रुड़की क्षेत्र में शुगर मिलें शुरू हुए 1.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक गन्ने का मूल्य निर्धारण नहीं होने से किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं और अपना गन्ना चरखी कोल्हू में डालने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार गन्ना मूल्य निर्धारण करने में देरी कर किसानों की उपेक्षा कर रही है। वहीं किसानों ने कहा कि चीनी मिलों पर अभी भी किसान करोड़ों का बकाया है, लेकिन मिल देने को तैयार नहीं है, इसलिए किसान सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। और यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले NH 94 पर हो रहे ऑल वेदर रोड के कटिंग काम पर आम लोग सवाल उठा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग के दुबाटा में चारधाम कैंप के पास एक तीव्र मोड़ है। सड़क सीधा करने के लिए कटिंग का काम चल रहा है, लेकिन मोड़ को नहीं काटा गया। ऐसे में सड़क पर तीव्र मोड़ बना हुआ है। लोग भविष्य में हादसा बढ़ने का अंदेशा जता रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मामले में NH विभाग को सुधारीकरण के लिए कहा गया है। इस संबंध में पहले कुछ लोग मेरे पास आए थे, उनका कहना था कि वहाँ पर कैंप के पास में एक अंधा मोड़ है जिसकी कटिंग NH ने नहीं की है। तो उसके संबंध में मैंने एक्शन जो NH के हैं उनको पत्र भेजा हुआ है और उनके जो इंजीनियर हैं उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि साहब हमने पूरे विड्थ में यहाँ पे रोड काटी हुई है और अगर कहीं पे कोई डिफेक्ट है तो उसको भी कंप्लीट करा देंगे। बागेश्वर में जबरदस्त शीतलहर और कोहरे ने स्थानीय लोगों की मुसीबतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। बागेश्वर के गरुड़ विकासखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में अब कड़ाके की ठंड से पानी भी जमने लगा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिला मुख्यालय समेत घाटी के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, तो ऊंचाई वाले इलाकों में पारा गिर रहा है। और ठंड के चलते काशीपुर के बाजारों से ग्राहकों की भीड़ अब गायब हो गई है। दुकानदार अलाव जलाकर ठंड से खुद को दूर करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में ठंड ने अपना असर दिखाया है। ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्राहकों की संख्या कम होने के चलते बाजार सुनसान नजर आने लगे हैं। सुबह आ रहे हैं और पूरे दिन खाली बैठे हैं, समझ लो कोई कस्टमर नहीं है। यानी बोनियों में भी लाले हैं, पूरी जैसे ठंड हो रही है तो अपना सामने दुकान के आग जला के वही अपना हाथ टेप रहे हैं। ठंड होने से दुकानदारी ही नहीं है बिल्कुल भी। सालक खत्म होती दुकानदारी खत्म हो गई। तो अब पूरा दिन कैसे काट रहे हैं? बस खाली। सुबह आ रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पारा माइनस में चला गया है। जोशीमठ में तो आलम यह है कि पेड़ और पौधे तक जम गए हैं। सैलानी हालांकि इस मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। जोशीमठ में पारा गिरते ही मानो हर चीज जम गई है। पेड़ पौधों की टहनियों के ऊपर देखिए बर्फ कैसे जमी है। ऐसा लग रहा है मानो बर्फ नहीं कांच हो। इस जगह पर जहां तक नजर जा रही है इसी तरह का नजारा दिख रहा है। पौधों की सूखी टहनियों के ऊपर बर्फ की मोटी सी परत जम गई है। कई लोग तो इसे बर्फ की बजाय कांच ही समझ रहे हैं। वैसे भी बर्फ को इस तरह से जमीन पर देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पूरा पानी कांच बन चुका है, पूरा एकदम डायमंड जैसा हो गया, क्रिस्टली क्रिस्टली। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जहाँ देखो पानी पूरा ऐसे पूरा जम गया है, पूरा का पूरा। ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आ रहा है, ठंडा काफी है। पारा इस कदर गिर गया है कि यहाँ मौजूद हर चीज जम सी गई है। पौधों की टहनियों पर जमी बर्फ यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों को रोमांचित कर रही है। पेड़ पौधों के आसपास जहाँ पर नमी थी वहाँ पर पानी जम गया है। आपको भी ये तस्वीरें देखकर एक बार के लिए यकीन नहीं होगा कि ये बर्फ है। आप भी इसे कांच ही समझ बैठेंगे। तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं कि दिल रोमांचित हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज से उत्तराखंड में सेना भर्ती रैली की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप पौड़िया में सेना भर्ती रैली हुई। रैली के पहले दिन में उत्तरकाशी जिले के 8 तहसील के 37 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 2500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तरकाशी के युवाओं ने भर्ती में दमखम दिखाया, जिसमें उत्तरकाशी के अभ्यर्थी आए हुए हैं और तकरीबन 3700 अभ्यर्थियों ने खुद को रजिस्टर कराया था, मगर ऑन ग्राउंड आज हमारे पास तकरीबन 2500 कैंडिडेट्स ही आए हुए हैं। सर, कोविड 19 देखते किस तरह की तैयारी सर बच्चों के लिए? का जो टेस्ट है सभी बच्चों का उनके जिलों में हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे उनको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना अनिवार्य था, जो वो लेके आ रहे हैं। हमारे पास भी एक सिविल प्रशासन ने एक कोविड की टीम हमारे पास नियुक्त की हुई है यहाँ पे, जो अगर कोई सस्पेक्टेड बच्चा आता है जिसपे कोविड होने के लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी तत्काल जांच की जा सकती है यहाँ पे। इसके अलावा और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।